फ्रेंड्स, आज का नया दिन, नया अखबार द हिंदू। चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज के न्यूज़पेपर में क्या है। हमारे पास पहला आर्टिकल है यहाँ पे 13 डेड एज तुआक्ते बैटर्स गुजरात। तुआक्ते एक साइक्लोन है। आप ये बताइए कि ये जो नाम रखे जाते हैं साइक्लोन्स के, वो किस बेसिस पे रखे जाते हैं? इसका एक बेसिस है, कौन इसका नाम रखेगा, कब रखेगा। आप इसे पता करिए और कमेंट ज़रूर करिए। यहाँ पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने 50,000 एक्सग्रेटिया हर फैमिली मेम्बर को देने के लिए कहा है, और 2500 रुपये एडिशनल अगर वो जो डेथ हुई है कोविड-19 से वो सिंगल कमाने वाला था तो 2500 एडिशनल पर मंथ। अब कितने दिनों तक इसकी बात नहीं की गई है। और फ्री एजुकेशन मिलेगा और फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा जिनके दोनों पेरेंट्स, मतलब सिर्फ बच्चे ही हैं और दोनों पेरेंट्स अब नहीं रहे हैं। बीच के पेजेस में पॉलिटिकल आर्टिकल्स हैं, कोरोना वायरस के रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। तो सीधे चलते हैं एडिटोरियल के पेज की तरफ। एडिटोरियल पेज पे हर रोज़ की तरह आज भी 4 आर्टिकल्स हैं। 4 आर्टिकल्स में से ये 2 ज़रा इम्पॉर्टेंट हैं, कह सकते हैं। ये एक ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रा ये तो काफ़ी चर्चा में रह रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। और ये एक डेटा है, कोरोना वायरस का डेटा है और कोरोना वायरस के ऊपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के ऊपर डेटा है, तो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। इसलिए हम स्किप करेंगे। एक्चुअली ये रेलेवेंट इसलिए नहीं है क्योंकि जो कोरोना वायरस का डेटा है अभी हमारे एग्ज़ाम में नहीं आएगा, और जो जब आएगा तो जो गवर्नमेंट डेटा पब्लिश करेगी वही लिखना होगा। तो इसीलिए ये सब पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। तो इस पे टाइम ना देते हुए हम यहाँ आते हैं। ये वाला जो आर्टिकल है ये फोरकास्ट को लेकर, वही जो तुआक्ते जो साइक्लोन आया था उसके ऊपर है। और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें बताया गया है कि कहाँ कहाँ वो क्या कहते हैं, जो साइक्लोन था वो कहाँ कहाँ से गुज़रा, कहाँ कहाँ कितनी तबाही मचाई। इसमें इम्पॉर्टेंट है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट किस हेड के अंडर काम करती है, कब इस्टेब्लिश की गई थी, और इम्पैक्ट बेस्ड साइक्लोन वार्निंग सिस्टम जो कि पिछले साल ही लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस की गई है। ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ही इंट्रोड्यूस की है। ये क्या करता है, ये पहले ही वार्न कर देता है कि साइक्लोन्स आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ही ये प्रिसाइज बताता है, मतलब एक्यूरेसी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो आपको ये बताना है कि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इसकी ये इस्टेब्लिश कब हुआ था। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है क्लाइमेट को लेके, और क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, जब उठा लिए जाएंगे तो हम पढ़ लेंगे। आगे है डिलीट एंड कंट्रोल। ये ICMR के ऊपर जो प्लाज्मा थेरेपी है उसके ऊपर आर्टिकल है। हाल ही में हमने सुना कि प्लाज्मा थेरेपी जो है अब वो कारगर नहीं है, ऐसा ICMR ने कहा। और जो इसमें बताया, इसमें यहाँ पे देख सकते हैं, द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR हैज़ फाइनली ड्रॉप्ड इट्स एक्सपोजल ऑफ convalescent plasma therapy as a treatment for moderate COVID-19 in its latest guidelines। यहाँ एक्सपोजल का मतलब होता है सहभागिता करना, यानी कि कह सकते हैं साझेदारी करना या सपोर्ट करना कह सकते हैं। तो जो सपोर्ट था प्लाज्मा थेरेपी, कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी CPT, इस पर जो सपोर्ट था इंडियन ICMR का, उसने बंद कर दिया, ड्रॉप कर दिया, हटा दिया। और ये जो CPT है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छे पोजीशन में नहीं था। जो हाल ही में ICMR की एडवाइज़री थी उसमें कहा गया था कि जो मॉडरेट डिजीज़ है, यानी कोविड अगर मॉडरेट केस पे है, यानी जब हुआ और उसके 7 डेज़ के अंदर ही इसका ट्रीटमेंट सक्सेसफुली करता है, और सक्सेसफुली भी नहीं कहा था। और द ICMR इन वन ऑफ द डेफिनेटिव क्लिनिकल ट्रायल्स इन द वर्ल्ड demonstrated that CPT neither saved lives nor improved patient outcomes, but was equivocal about it in public। जो ICMR है उन्होंने बताया कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स, कई देशों में से एक क्लिनिकल ट्रायल्स ICMR ने किए, उसमें बताया कि CPT जो है उसमें दिखाया, डेमोन्स्ट्रेटेड, शो किया, CPT जो है वो ना ही तो जान बचाता है और ना ही पेशेंट की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करता है।
और यहाँ पे दूसरी तरफ बट वॉज इक्विवोकल अबाउट इट इन पब्लिक, लेकिन दूसरी तरफ उसे सपोर्ट भी कर रहा है पब्लिक में, उसको प्रमोट भी कर रहा है। दिस गेव लीवे टू सम स्टेट्स, यानी कि लीवे का मतलब होता है सब क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंस दे देना, स्वतंत्र कर देना। तो और डिसअवॉर्ड का मतलब होता है इनकार कर देना। हैप्लेस का मतलब होता है दुख से भरा हुआ। बहुत ज़्यादा ही रिलेवेंट नहीं था। यहाँ पे बीच में बताया गया है कि ये द विच ओपनली डिसअवॉर्ड द ICMR फाइंडिंग्स, यानी कि जो ICMR की खुद की फाइंडिंग्स थी उन्हें खुले तौर पे चैलेंज कर दिया, इनकार कर दिया मानने से। और दिल्ली गवर्नमेंट ने ICMR की फाइंडिंग्स को खुले तौर पे मानने से इनकार कर दिया। encouraging several doctors to put the onus on the hapless caregivers to source such plasma from those who had recovered from the illness। ये सब प्लाज्मा डिमांड हो रहा था, बहुत सारे ऐसे ऐप्स बनाए गए थे, यहाँ पे इनका मेंशन किया गया है। और तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये कोई बेनिफिट नहीं मिला इससे, और इसमें CPT जो इवोल्यूशन है कोरोना वायरस की म्यूटेशन का, यानी म्यूटेशन को भी प्रमोट करता है। ये बेनिफिट तो नहीं मिलता है, चलो म्यूटेशन को भी प्रमोट करता है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंड द एंटी पैरासिटिक ड्रग आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन को हाल ही में WHO ने कहा है कि रिकमेंड नहीं किया है। एक्चुअली इन्होंने WHO ने कहा है कि आइवरमेक्टिन कोविड पेशेंट्स को नहीं दिए जाने चाहिए, लेकिन फिर भी इंडिया में दिए जा रहे हैं। और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बहुत चर्चा में था, बाद में पता चला कि ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड डिजीज़ डिस्पाइट अ स्पेसिफिक मेंशन ऑफ लो सर्टेनिटी ऑफ एविडेंस, यानी कि बहुत ज़्यादा ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जो ये बताए कि बहुत ज़्यादा ये कारगर है, लेकिन फिर भी इसका यूज़ किया जा रहा था। एक्विपॉइज का मतलब क्या होता है? बैलेंस, संतुलन बना के रखना। और इसमें इतना ही कुछ खास रिलेटेड डेटा नहीं है, तो मैं सोचा बता दूँ। इसमें ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, देख सकते हैं। द जार ऑफ ब्रिंकमैनशिप मस्ट सीक प्लेस। ब्रिंकमैनशिप का मतलब होता है इंस्टेबिलिटी। तो द जार ऑफ ब्रिंकमैनशिप मस्ट सीक प्लेस, जार का मतलब होता है, जार एक रीजनल वर्ड है, उसका मतलब होता है जो रशिया के कह सकते हैं सम्राट, यानी कि जो लीडर होंगे। तो रशियन लीडरशिप की जो इंस्टेबिलिटी है वो पीस वहाँ पे इस्टेब्लिश होनी चाहिए, ये इसका मतलब है। रशिया एंड द अदर प्लेयर्स इन द यूक्रेनियन क्राइसिस नीड टू बी प्रूडेंट एनफ टू रिजॉल्व क्रॉनिक टेंशन। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं क्या यहाँ पे है। ततियाना बेलोसोवा इन्होंने लिखा है आर्टिकल। हाल ही में जो यूक्रेन और रशिया के बीच में स्टैंड अप हुआ है, यानी कि जो लड़ाई चल रही है, अभी पॉलिटिकल लड़ाई चल रही है, मिलिट्रली लड़ाई नहीं चल रही है, बहुत ज़्यादा ये इंटरनेशनल न्यूज़ में रहा है। इसके मल्टीपल स्टेक होल्डर्स यानी इंटरेस्ट बहुत सारे देशों के हैं इसमें। नेटो के भी इंटरेस्ट है, टर्की की इंटरेस्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स के इंटरेस्ट हैं। तो देखते क्या है इस आर्टिकल में। इंक्रीज टेंशंस बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया कैन बी व्यूड एज कंटिन्यूएशन ऑफ द अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट। 2014 में जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई थी वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई है। यूक्रेन और रशिया के बीच में जो इलीगल एनेक्सेशन है क्राइमिया का। क्राइमिया किसका पार्ट था? USSR का पार्ट था, बाद में रशिया ने इसे कब्जा कर लिया था इस पर। और रशिया हैज़ बिन कॉन्स्टेंटली पेंटेड एज एन अग्रेसर एंड हॉस्टाइल पावर। रशिया को पोर्ट्रे होता है हॉस्टाइल पावर, अग्रेसर, यानी कि लीडर की तरह रशिया उभरना चाहता है। द कंट्री हैज़ बिन क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स इन्वॉल्वमेंट इन द डोनेट्स्क एंड लुहान्स्क रीजन्स ऑफ ईस्टर्न यूक्रेन। ईस्टर्न यूक्रेन के दो रीजन्स हैं, डोनेट्स्क, लुहान्स्क। बहुत ज़्यादा इनका नाम इम्पोर्टेंट नहीं, ये इम्पोर्टेंट है, ईस्टर्न यूक्रेन में है। और जो रशिया है वो यहीं पे अपने जो यहाँ एक्चुअली क्या है कि जो यूक्रेन में रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट्स हैं, यानी कि वो कहते हैं कि यूक्रेन को अलग कर दो, यानी कि दो भाग में बांट दो, रशिया से जुड़ जाओ, ये सब। तो वहाँ के जो कुछ सेपरेटिस्ट्स हैं वो रशियन बैक्ड हैं, यानी रशियन को सपोर्ट करता है फाइनेंशियली और मे बी मिलिट्रली भी करता हो।
जो कि यूक्रेन की सरकार से लड़ रहे हैं, यूक्रेनियन ट्रूप्स यानी कि यूक्रेन की मिलिट्री के साथ लड़ रहे हैं। मॉस्को हैज़ allegedly deployed thousands of troops as well as tanks and artillery near the Ukraine's eastern border। जो रशिया है, रशिया ने बहुत सारे ट्रूप्स और टैंक्स, आर्टिलरी, जो मतलब कह सकते हैं मिलिट्रली एक मूवमेंट किया है, मिलिट्री मूवमेंट किया है यूक्रेन के ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ। और उन्होंने कहा है कि ये एक 3 वीक ड्रिल है, मतलब ये एक मिलिट्री ड्रिल है, लेकिन जो यूक्रेन की सरकार है वो कहती है कि नहीं, हमला करने की तैयारी है। ऑल्सो मोबिलाइज ट्रूप्स इन द अनेक्स्ड ब्लैक सी रीजन ऑफ क्राइमिया। क्राइमिया जो अनेक्स कर लिया था, कब्जा कर लिया था रशिया ने, उसमें भी ट्रूप्स वहाँ पे भेजने शुरू कर दिए हैं। ब्लैक सी के आसपास ट्रूप्स भेजने शुरू कर दिए हैं क्या, भेज भी दिए होंगे। और ये जो मोबिलाइजेशन हुआ, जो ट्रूप्स का मूवमेंट हुआ, वो बहुत इनफ था कि यूक्रेन की गवर्नमेंट है वो यूएस के पास चली जाए और नाटो के पास चली जाए, और यही शायद रशिया चाहता भी था। तो फिर इस पे नाटो और यूएस का रिस्पांस क्या हुआ। नाटो के सेक्रेटरी हैं जनरल जेंस स्टोलनबर्ग, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। नाटो के हेडक्वार्टर्स कहाँ है, आप ज़रूर कमेंट में बताइए। यूक्रेनियन फॉरेन मिनिस्टर दिमित्री कुबेला, यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर हैं दिमित्री कुबेला, इनका भी नाम इंपॉर्टेंट हो सकता है काफ़ी। इन्होंने मीटिंग्स की, कुछ स्टेटमेंट्स दिए, रशियाज़ कंसिडरेबल मिलिट्री बिल्डअप इज़ अनजस्टिफाइज, ये सब ठीक है। फिर यूक्रेन ने भी कुछ स्टेटमेंट्स दी, पहले तो डर के भाग गया, फिर कह रहा है कि मिस्टेक्स मस्ट नॉट बी अवॉइडेड, रशिया कैनॉट कैच एनीवन बाय सरप्राइज, मतलब यूक्रेन बहुत तैयार है। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, बिसाइड्स पावरफुल रेटोरिक फ्रॉम नेटो, यानी कि नेटो पूरी तरह से यूक्रेन को सपोर्ट करता है। जब भी उनकी मीटिंग हुई वो उसके बाद नेटो यूक्रेन के सपोर्ट में आ गया। उसके बाद कीव क्या है, यूक्रेन की जो कैपिटल है, वो अब यूएस और नेटो की मिलिट्री सपोर्ट पे कह सकते हैं डिपेंड है थोड़ी बहुत। द क्वेश्चन दो इज़ हाउ फार द नेटो अलायंस। अब ये सवाल उठता है कि कितना आगे तक ये सपोर्ट करेंगे, क्या मतलब बहुत ज़्यादा आगे तक सपोर्ट करेंगे, या फिर अभी कह रहे हैं बाद में पलट जाए, यूएस तो अक्सर ही करता ही है। और देखते हैं, पूरी तरह से डिपेंड नहीं होना चाहिए। इन जून 2020 नेटो रिकॉग्नाइज्ड यूक्रेन एज एन एनहेंस्ड अपॉर्चुनिटीज़ पार्टनर। जून 2020 में नेटो ने यूक्रेन को और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, जॉर्जिया, जॉर्डन और स्वीडन, इन देशों को इन्हेंस्ड अपॉर्चुनिटीज़ पार्टनर रिकॉग्नाइज़ किया, यानी कि उनके साथ आगे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया जा सकता है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वोलोदिमीर जेलेंस्की, वोलोदिमीर जेलेंस्की, ये हैं। इनका नाम इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये डॉनबस क्या है, डॉनबस भी एक पार्ट है यूक्रेन का ही, मतलब यूक्रेन के जो अनेक्स्ड एरियाज़ हैं, यूक्रेनियन वॉर जो क्राइसिस चल रही है, डॉनबस भी उसी का एक पार्ट है, एरिया है। और मिस्टर बिडेन जो ये यूएस हैं, ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट में है यूक्रेन के। और यूएस सेक्रेटरी हैं जो एंटनी जे ब्लिंकन, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं। इनके पहले कौन थे, माइक पेंस, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और अंडरलाइंग rhetoric of this visit was to support the independence, sovereignty and territorial integrity of Ukraine, ऐसा यूएस ने कहा। तो अब कहने में क्या रखा। अप्रैल 11 को जेलेंस्की कौन है, यहाँ पे जो नेटो के सेक्रेटरी हैं, वो इस्तांबुल क्या है, टर्की कैपिटल है, टू मार्क द 10th एनिवर्सरी ऑफ यूक्रेन्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद टर्की, यानी कि यूक्रेन और टर्की की 10th स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एनिवर्सरी के लिए वो यूके गए, नेटो के सेक्रेटरी। इसका मतलब यूक्रेन और टर्की की पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा अच्छी है, यानी कि टर्की भी इन फ्यूचर सपोर्ट कर सकता है यूक्रेन को। टर्किश प्रेसिडेंट रिसेप तैय्यिप एर्दोगन, यानी टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रिसेप तैय्यिप एर्दोगन, ये भी ऑलरेडी सपोर्ट में है, सॉरी। तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारे नाम हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं इसमें क्या है।
बाईलेटरल मीटिंग्स हुई और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के सपोर्ट में डिप्लोमेटिक इश्यूज़ पे ये सब डिस्कशंस हुए। इंपॉर्टेंट ये तो डिप्लोमेटिक इश्यूज़ पे होते नहीं हैं। यहाँ पे एक नागोर्नो काराबाख रीजन का मेंशन है, काफ़ी चर्चा में था पिछले साल। आप बताइए कि कौन से देश को नागोर्नो और कौन से देश को काराबाख रीजन, कौन सा देश इन दोनों रीजन्स को सपोर्ट कर रहा था, मतलब कौन से देश सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ पे इसे ठहराया गया है, एक्चुअली रीज़न यहाँ पे बताया गया है कि जो रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है ये इनसफिशिएंट कम्युनिकेशन की वजह से है। तो देख सकते हैं आप। और इसका यहाँ पे कहानी लिखने के बाद यहाँ पे एक्चुअली एक लाइन लिखी गई है कि जो रशियन डिफेंस मिनिस्टर हैं सर्जेई शोइगु, इन्होंने कहा कि 3 वीक ड्रिल था सिर्फ, यानी कि जो मिलिट्री ड्रिल होती है हर देश करती है वो ही था, और ये सिर्फ कॉम्बैट रेडीनेस को टेस्ट करने के लिए था नेटो के थ्रेट्स से। और इसे कहा गया है कि यूक्रेन बहुत सीरियसली ले रहा है। तो इसी को यहाँ पे कहानी के रूप में लिखा गया है कि इनसफिशिएंट कम्युनिकेशन है, रशिया और यूक्रेन को क्लियरली एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए और वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप समझ सकते हैं। आगे है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़, should focus on establishing a constructive dialogue among themselves using clear and unambiguous language। यानी कि यूक्रेन और रशिया को एक दूसरे से क्लियरली बात करनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव डायलॉग्स एस्टैब्लिश करनी चाहिए, जैसे कि इंडिया और चाइना अभी कर रहा है एलएसी में और लद्दाख रीजन में। और रादर देन एक्सकर्बेटिंग, यानी कि एक दूसरे को गलत ठहराने से या फिर खुद को तेज बन के वर्ड्स में फंसाने से अच्छा है, या फिर दूसरे देशों के सपोर्ट्स लाने से अच्छा है कि खुद ही बैठ के और एक समझौता कर लिया जाए। और सपोर्ट फ्रॉम द ग्लोबल कम्युनिटी इज़ इम्पॉर्टेंट बट नॉट इन अ मिलिट्री फॉर्म। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, बहुत अच्छी लाइन है। और एनिमोसिटी है यहाँ पे एक वर्ड, हेट्रेड होता है, यानी कि एनिमोसिटी का मतलब होता है हेट्रेड की फीलिंग हो। तो द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन शुड बी सॉर्ट आउट इन ऑर्डर टू ब्रेक द विशियस साइकिल ऑफ एनिमोसिटी एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। यानी कि जो हेट्रेड एक दूसरे के प्रति और मिसअंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे के प्रति, उसके विशियस साइकिल को तोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और इस आर्टिकल में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जैसे कि कुछ नाम, जैसे कि कुछ डेट्स, जैसे कि कौन से देश उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप इसे देख सकते हैं। और आगे देखते हैं, यहाँ पे एक आर्टिकल है, वर्क बोर्ड सीक्स प्रोब इनटू बाराबंकी मॉस्क डिमोलिशन। एक्चुअली इस पर अभी कोई भी रूलिंग नहीं आई है और इस पर अभी हियरिंग भी नहीं चल रही है, मतलब हियरिंग चल रही है लेकिन बहुत अभी इतने इम्पॉर्टेंट अंडरलाइंग रूलिंग्स नहीं आई है। बाराबंकी मॉस्क, आपको ये नाम याद रखना है, बाराबंकी मॉस्क डिमोलिशन आपको नाम याद रखना है। और काफ़ी ये चर्चा का विषय होने वाला है मुझे लगता है। देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे एक आर्टिकल देख सकते हैं आप, डेथ टोल क्लाइम्स एज गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट रेजेस। यहाँ पे तो बहुत सारी मौतें हो रही हैं, तो यहाँ पे अपडेट्स आती रहेंगी। जब ये ख़त्म हो जाएगा तब हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। और यूएन इसे ह्यूमैनिटेरियन डिज़ास्टर कह रहा है और इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा है, तो इसे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब फ़ायदा क्यों नहीं है, ऑब्वियसली फ़ायदा है, लेकिन रिलेवेंट नहीं है, तो हम इससे आगे स्किप करते हैं। चाइना बैक्ड टैक्स हैवन क्लियर्स फाइनल हर्डल। टॉप जो वहाँ के जो क्या कहते हैं श्रीलंकन कोर्ट है, उन्होंने कहा है कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, सब सही है भाई। आगे बढ़ते हैं। जो ये चाइना की ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये सबसे सिंगल लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट्स तो श्रीलंका में कई सारी हैं लेकिन सिंगल फॉरेन इन्वेस्टमेंट है सबसे बड़ी है ये। यहाँ पे एक दो चीज़ें हैं। ब्लास्फेमी एक वर्ड था, मैं तुझे बता दूँ। ब्लास्फेमी का मतलब होता है किसी भी रिलीजन के प्रति हेट्रेड स्पीच देना, ब्लास्फेमी कहते हैं उसे। और इंसल्टिंग इस्लाम के प्रति दिया गया। तो ये जो आर्टिकल है नॉट सो रिलेवेंट, लेकिन वर्ड है वो ब्लास्फेमी इम्पोर्टेंट है। ऑफिशियल्स सीक्रेट्स एक्ट के अकॉर्डिंग एक जर्नलिस्ट को बुक कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया है। बहुत ज़्यादा ये स्ट्रिक्ट जर्नलिज्म कर रही थी और इन्हें कहा गया है कि आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स को वायलेट कर रही हैं। बहुत सारे ऑफिशियल्स को आप क्या कहते हैं पब्लिक के सामने रख रही हैं, उनके सीक्रेट्स को पब्लिक के सामने रख रही हैं। और इससे ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स, बहुत ही पुराना एक्ट है।
यहाँ पे एक आर्टिकल है, म्यांमार इंटरनेट वर्चुअल बैटल फील्ड। एक्चुअली म्यांमार में इंटरनेट की बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो गई है जब से मिलिट्री टेक ओवर हुआ है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हो रही हैं, बहुत लोग डिटेन हैं, बहुत सारे लोग की मौत हो गई है, शायद 700 या 800 लोग मारे जा चुके हैं और 7,500 लोग जेल में हैं। 11,000 लोग अभी सस्पेंड हुए थे जो एकेडमिक से जुड़े हुए थे, सारी गवर्नमेंट जेल में है। और फेसबुक ने वहाँ के लीडर्स की, मिलिट्री ऑफिशियल्स की, और जो भी वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, हेट्रेड फैला रहे हैं, कोई भी सपोर्ट या अगेंस्ट में, सबके फेसबुक अकाउंट्स को बैन कर दिया है। और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे म्यांमार के मिलिट्री को, क्योंकि जो एक्सेस टू इंटरनेट है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गया है, क्योंकि बहुत सारी देश हैं वो इसके ख़िलाफ़ हो गए हैं, तो अपने खुद से कनेक्शंस काट दिए गए हैं। आज के न्यूज़पेपर में इतनी ही कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो वो रशिया यूक्रेन वाला एक कॉन्फ्लिक्ट था, उसमें काफ़ी सारे नाम आए। हर रोज़ की तरह इसी तरह मैं वीडियोस डालता हूँ, आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ तक आ गए हैं तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द टाइमिंग, गुड बाय।